everyone. I hope all of you are doing really great. I am Umi. I have come up with you again with another set of interview. आज हमारे साथ हैं सविता जैन मैम और आज बहुत ही अच्छी बातचीत हम करने जा रहे हैं उनकी किताब अक्स के बारे में। हालांकि आज काफी एक क्योटिक दिन है, फेस्टिवल है, पर फिर भी मैम ने हमारे लिए टाइम निकाला इस बातचीत के लिए। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। Thank you so much for inviting me for this interview session. Yes, ma'am. Thank you. I thank all the viewers. So मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपकी डेब्यू बुक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड जी जी बिल्कुल एंड यू आर नाउ एन बिल्कुल पब्लिश्ड ऑथर। जी। यस यस बिल्कुल। तो आप कैसा फील कर रही हैं पहला आपका बुक पब्लिश होते हुए देख के ऑडियंस के बीच में? एक्चुअली देखिए, ये तो ओवरवेलमिंग मोमेंट है कि आप कुछ लिखते हैं, बहुत टाइम से लिख रहे हैं और उसको एक रूप नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे कोई एक्वेंटेंस थे जो मुझे बहुत ज्यादा कहा करते थे कि मैम आप बुक निकालिए। तो क्योंकि ऑफिस में थोड़ा बिजीनेस के कारण मैं कभी ये सोच नहीं पाई और बच्चे भी छोटे थे। और अब जब मैं अपने इस 2-3 साल के से मैं ये कोशिश कर रही थी कि अब मुझे बुक पब्लिश कर लिखना चाहिए प्रॉपरली और फिर पब्लिश के लिए जाना चाहिए। तो बस बच्चों के 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स थे, तो तब मैंने ये माइंड मेकअप किया कि आई एम गोइंग टू राइट समथिंग। तो फिर मैंने बस एक दिमाग में, जहन में एक ख्याल आया, ख्याल से उसको मैंने एक्शन में, अपना ड्रीम को मैंने एक्शन में कन्वर्ट किया। सो हियर आई एम विद माय बुक। यस, इट इज विद मी। यस मैम। ये काफी आई थिंक ओवरवेलमिंग मोमेंट है क्योंकि एक बुक लिखना और उसको पब्लिश करना एक आई बिलीव दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एंड ऑल्सो इट इट टेक्स लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू डू दिस। सो आपका जो यस ये किताब, आपका जो किताब है मैम अक्स, आप इसका मतलब होता है प्रतिबिंब या छाया। तो आप इस नाम के पास कैसी आई, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि यू विल गिव योर बुक नेम एज अक्स? एक्चुअली इसके पीछे मेरी एक प्रेरणा छुपी हुई है। जिनको आप ऑडियंस जिनको सदी के महानायक के नाम से जानती है, मैंने उनको अपने जहन में रखा। उनसे मैं समय समय पर प्रेरणा लेती रही। उनका उत्साहवर्धन, उनका डिसिप्लिन, उनका लोग पब्लिक के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है और अपने को एक्टर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, और बड़ी अच्छे संवेदना, उनका मतलब सहनशीलता, और बेसिकली उन्होंने मुझे बहुत जीवन में प्रभावित किया। तो मेरे मन में यही था कि कुछ मैं लिखूं तो मैं सबसे पहले उनके बारे में कुछ लिख से बुक निकालना चाहूं तो मैं उन्हीं के बारे में शुरू करूंगी। तो जो मेरी बुक है अक्स, बेसिकली उन ये सदी के महानायक माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी के शैशव काल से लेकर आज तक के, अभी तक के सफर को मैंने कविताओं के माध्यम से एक कृति के रूप में प्रस्तुत किया है। और जिसमें मैंने उनके अथाह जीवन सागर के मोतियों को एक माला में पिरोने की कोशिश की है, जो कि मेरे तरफ से उनके लिए एक छोटी सी सप्रेम भेंट है। तो ये उन अक्स मैं वो तो बन नहीं सकती थी, तो मैंने क्योंकि उनको हर रूप में ऑब्जर्व किया, उनको वो मुझे एक इंस्पायर करते रहे कि कैसे जब अगर मैं कुछ काम करने को सोचती हूँ तो वो कैसे करते होंगे। तो फिर मैंने उन्हीं को ही एक केंद्र बिंदु मान लिया और उस उनका शैशव काल से लेकर अभी तक का सफर कविताओं में प्रस्तुत कर दिया। तो इसलिए मैंने इस किताब का नाम अक्स रखा।
जो कि काफी बेसिकली उनके आपने। जीवन का एक प्रतिबिंब है। जी। आ, मैं बहुत ही अभी हैरान हूँ, अनएक्सपेक्टेड है कि आप जिस तरीके से अभी चीजों को एक्सप्लेन की है कि आप वो होते तो कैसे करते काम को। एक किसी भी इंसान को इतनी डेप्थली स्टडी करना, उनके बारे में चीजें लिखना, मैं मानूंगी कि काबिले तारीफ है किसी भी इंसान के लिए, ना ही कोई लेखक हो। अगर कोई आम भी इंसान हो तो ये काफी बड़ी एक चीज है कि आपने पूरे की पूरी ये बुक डेडिकेट की है उनको। और मुझे काफी खुशी होगी क्योंकि अगर वो इसके बारे में जान पाएंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अ, मैं कोशिश कर रही हूँ उमी जी। मैं अभी केबीसी में 2 दिन के बाद मैं जा रही हूँ। सी जब हमने इतना काम किया है तो गॉड इज विद अस ऑल्सो। तो हमने कोशिश किया, केबीसी में जाने का मौका मिल रहा है, जैसे मुझे कि एक कंफर्म हो गया कि हाँ, कि मैं एक ऑडियंस बनकर कम से कम, अगर मैं उनको अपनी बुक किताब, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं उनको ये किताब भेंट कर पाऊं। अगर नहीं भी कर पाई तो मैं कम से कम उनको साक्षात रूप में देख तो पाऊंगी, अपनी प्रेरणा स्रोत को। तो मुझे इससे ज्यादा बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, और हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप केबीसी में जाते हैं और उनसे अगर भेंट होती है, तो मुझे भी याद आएगा कि मैंने भी सविता मैम का इंटरव्यू लिया था तब ये बात हम कर रहे थे। लेकिन जी जी। मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऐसे आपने इस बुक को लिखा है। अपने प्रेरणा स्रोत के लिए इतना कुछ कर पाना आई थिंक आजकल बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंसान खुद के लिए नहीं करना पसंद करते हैं इतना सब कुछ। आपने अपने मतलब इट्स रियली ग्रेट थिंग आई वुड से। थैंक तो यू। मैम, बिल्कुल मैम। तो मैम, इस किताब में बहुत सारे विषय पर आपने बात की है। नारीत्व के बारे में बात की है, मातृत्व के बारे में बात की है। तो इन सारे विषयों में से आप किस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाती हैं? मैं देखिए, मैं मातृत्व को बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई, क्योंकि ये मेरे साथ साथ चला। मैं सोचती थी कि जैसा मैंने फील किया अपने शिशु के लिए, वैसा ही शायद माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी की माता जी ने भी वैसा ही फील किया होगा। वैसा ही उनके अंदर फीलिंग्स आई होंगे, वही इमोशंस, वही एक्सप्रेशंस, वही सेंटिमेंट्स, कि कैसे अगर मैं अपने बच्चे को शिक्षा दे रही हूँ, शिक्षा के लिए तैयार कर रही हूँ, उसको मैं यौवन तक लेकर आ रही हूँ, या फिर मैं उसको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, तो वही सर की माता जी ने भी जरूर फील किया होगा। तो मैंने यही आपको कहा कि मैंने बेसिकली कोशिश की है कि उनके फीलिंग्स को अपने इस बुक में उतार पाऊं। तो ये तो मेरा जीवन से बहुत रिलेट हुआ, मातृत्व, जो कि बच मैंने अपने शिशु पालन करते हुए जो मैंने महसूस किया, और उनका बचपन मैंने देखा, और अब हालांकि वो बड़े हो गए हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा जो मैं रिलेट किया, वो मैंने उनका शैशव काल को रिलेट किया अपने बिल्कुल। आप से। जी। आ, मैम, तो ये मातृत्व वाला जो होता है विषय, इस पे काफी सारे मैंने स्टडी किए हैं। ये चीज होती है कि जब आपके बच्चे छोटे रहते हैं तो आपके पास बहुत कुछ रहता है उनको देने के लिए। उनकी जीवन की पूरी जो मतलब फ्रेम रहता है, आप उनको लेके चलते हो कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन बच्चे जब फिर बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है पेरेंट्स पर से। और फिर एक मदर या फिर एक फादर जो फील करते हैं, तो आपने कभी क्या उस चीज को फील किया है कि चीजें थोड़ी सी अलग हो रही हैं, या थोड़ा सा सुधार होगा, या थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी? मैं इस
इसमें एक बात आपसे कहना चाहूंगी या आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि जैसे मैं और मेरे जीवन साथी श्री संजीव जिंदल, वो हम दोनों सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के को बहुत, उनके वीडियोस, उनको साक्षात्कार, हमने बहुत उनके रिकॉर्डिंग्स बहुत कुछ सुना है, और हमने लाइव शोज भी देखे हैं। तो हमें एक तरीके से उनसे बहुत प्रेरणा मिलती रही है। तो उन्होंने एक किसी शो में आपने कहा था कि जब बच्चा आपकी बेसिकली आप बच्चे के साथ 20 साल तक रहें, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि जब आप बच्चा टूट भी सकता है, और फिर उसका तना मजबूत भी हो सकता है, या टूट भी कोमल भी होता है। तो लेकिन 20 साल के बाद आप बच्चे को फ्रीली उड़ने दीजिए। तो अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है, तो उसको इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल बनने दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। तो हमारी कोशिश रही कि हम 20 साल तक बच्चों को बच्चे फॉलो करें हमें, हम उनको जहाँ तक हो उनके साथ अपना समय बाँट सकें, उनको ज्ञानवर्धन कर सकें उनका। लेकिन फिर उसके बाद, क्योंकि फिर समय आता है यूथ का, यौवन का, जब बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद करते हैं। तो हमको तब थोड़ा-सा अपना जो हमारा जिसको कहते हैं ग्रिप है बच्चे के साथ, वो थोड़ा-सा ढीला कर देना चाहिए कि कोई बात नहीं, इसको उड़ने दिया जाए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे हमारे दोस्त भी हैं, बच्चे हमारे हमारे साथ शेयर भी करते हैं। बिल्कुल। अ, मेरा दूसरा सवाल है, आप अपने छंदों के मतलब गढ़ते समय भावनाओं का उपयोग कैसे करते हैं? मतलब अ, काफी सारे मैंने कविताएं पढ़ी हैं आजकल की जो मॉडर्न पोएट्रीज होती हैं, बेसिकली इसमें छंदों का उपयोग कम होने लगा है। मतलब और काफी डिफिकल्ट भी रहता है। मतलब कविता के फ्लो को बरकरार रखते हुए फिर छंदों को मेंटेन करना। तो एज अ राइटर आप इस चीज को कैसे देखते हो और कैसे फॉलो करते हैं? मैंने बहुत ज़्यादा छंदों का उपयोग नहीं किया है इस किताब में। हम्म। मेरी बड़ी फ्लो में कही गई बात चल रही है। मैं अगर श्री बच्चन जी का सर का यौवन को बढ़ रही हूँ, तो मैं बड़े आराम से उनको शब्दों के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रही हूँ। कहीं पर भी मेरा फ्लो उन शब्दों से अलग नहीं जा रहा है। तो पूरी बात मैं उनके शैशव काल की करती हूँ। तो अगर एज़ पेरेंट्स मैं शिशु को देखकर खुश हूँ, तो मेरा वो पूरा का पूरा जो कविता है मेरी, वो सिर्फ़ वही रूप ले रही है। जी। अ, तो मैम आपने ये बुक अमिताभ बच्चन सर को डेडिकेट की है, लेकिन अगर कोई ऑडियंस जी। पढ़ना चाहते हैं इस बुक को या कोई रीडर पढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा अमिताभ बच्चन के जो भी जीवन शैली रही है, जो भी जीवन की चीजें रही हैं, उसके अलावा भी कुछ सीखने को मिलेगा उनको? अ, आपको क्या लगता है? देख देखिए, ये मेरी जो किताब का नाम है अक्स, वो हर एक की जैसे ये तो मैंने बच्चन जी के लिए को डेडिकेट की है। उनका शिशु काल, उनका बचपन, उनका शिक्षा, उनका यौवन, उनका फिर जीवन की के रण क्षेत्र में उतरना, और फिर उनका बहुत सारे उपलब्धियाँ, ये सब जो चीज़ें लिखी है मैंने एक आम आदमी के लिए लिखी हैं, समझ लीजिए। कि जैसे मैंने शिशुकाल लिखा है, शिशुकाल एक ज़रूरी नहीं है कि ये अमिताभ बच्चन जी को ही रिलेट करे बस। ये किसी भी माँ के को रिलेट कर सकता है। मेरी लिखी हुई कविताएँ हर किसी को उनके उस उम्र के दौर को रिलेट करते हुए
लिखी गई हैं। मैंने कहीं पर भी अमिताभ बच्चन जी का नाम कहीं पर मेरी किताब में, कविताओं में कहीं पर नहीं है कि ये जो शिक्षा है, वो अमिताभ बच्चन जी ले रहे हैं। मेरा उस तरीके से मैंने किताब बिल्कुल नहीं लिखी है। मैंने एक आम आदमी को की रूपरेखा बेसिकली शब्दों द्वारा वर्णित की है। तो कोई भी इंसान इसको पढ़ सकता है और अपने से रिलेट कर सकता है, और अपने शिशु काल को फिर से जीवंत कर सकते हैं, या उनको कोई पुरस्कार से नवाजा गया है तो वो फील कर सकते हैं, या बुढ़ापा ऐसी वृद्धावस्था ऐसी चीज है जो हम सभी उस दौर से गुजरेंगे। तो basically it's written with the object with an objective that it caters to everyone in the society. जी, बिल्कुल। और जब हम अक्स की बात करेंगे तो आई थिंक ये सारी चीजें आएंगी जो भी आपने एक्सप्लेन किया है अभी की। सो मैम, जी जी। आपने ये राइटिंग की जर्नी जो है अभी स्टार्ट, मतलब कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यहाँ तक नहीं का। नहीं, मैं पिछले 10 साल से, मैं पिछले 10-15 साल से लिखती आ रही हूँ। मेरे अभी। जो मैं कविताएं लेख लिखा करती थी, वो सिर्फ किसी हम्म। मैगजीन के लिए लिखती थी या अपनी खुशी के लिए लिखती थी, और हम्म। कहीं फ्रेंड्स के बीच में, अपने पीयर ग्रुप के बीच में सुनाने के लिए लिखती थी। लेकिन ये, जैसे मैंने बताया, ये मैंने जर्नी लास्ट ईयर शुरू करी। ये जब सोचा कि मैं एक किताब लिखूंगी, और किताब को हमेशा मेरे दिमाग में था, ज़हन में था कि पहली किताब मैं ज़रूर अपने प्रेरणा स्रोत अमिताभ सर के लिए ही डेडिकेट करूंगी, समर्पित करूंगी। जी, बिल्कुल। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि इतना मैं भी जानना चाहती थी कि क्या आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है या पहले से लिखती हैं, क्योंकि काफी डिफिकल्ट जर्नी है राइटिंग की जर्नी, इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। पब्लिशिंग बिल्कुल पब्लिशिंग बिल्कुल। तक पब्लिशिंग तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है किसी भी व्यक्ति को। अ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर, क्योंकि व्यवसाय ऐसा है मेरा, मैं वरिष्ठ कंप्यूटर वैज्ञानिक हूँ भारत सरकार में, तो एकदम से कंप्यूटर की दुनिया से निकलकर टाइम देना और कविता लिखने के लिए, तो मेरे मेरे जो पीयर ग्रुप हैं वो बहुत आश्चर्यचकित भी हुए कि मैं क्रिएटिव कैसे हो सकती हूँ। हम लोग तो बहुत लॉजिकल माइंड से चलते हैं, सो कॉल्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन को यही कहा जाता है कि ये बिल्कुल। तो, इनका तो लॉजिकल माइंड बड़ा एक्टिव रहता है। तो शायद ये हिंदी की कविता, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से विरासत में मिली। तो कहीं ना कहीं ये इच्छा हमेशा रही कि कुछ लिखा जाए समाज के लिए, अपने पीयर ग्रुप के लिए और अपने प्रेरणा स्रोत के लिए। बिल्कुल। मैम, आप जब अपनी कविताओं को अपने पीयर ग्रुप में पाठ करती थी या जब भी उनके सामने प्रस्तुत करती थी, तो उनका उनसे क्या रिएक्शंस मिलते थे आपको कि आप, मतलब क्या था उनका रिएक्शन, मैं जानना चाहती हूँ। वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि मैं और लिखूं, मैं आगे बढ़ूं। तो और लेकिन ये हम्म। हमेशा उनको ये सरप्राइजिंग या शॉकिंग लगता था कि मैं कंप्यूटर फील्ड में, प्रोफेशन में होते हुए, मैं ये सब कैसे कर लेती हूँ। तो मैं कलात्मकता में बहुत रुचि रखती हूँ। मैं स्केचेस बनाती, इस बुक में अगर आपने देखा होगा कुछ स्केचेस बने हुए हैं कविताओं के साथ बिल्कुल। साथ। तो मेरी फैमिली एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से आती है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे पेंटर आर्टिस्ट हैं, वो आर्किटेक्ट हैं, और मेरे बच्चे भी उतने ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो और क्योंकि शायद मैं भी वैसे ही विचारधारा को रखती थी कि कुछ प्रोफेशन के अलावा एक हॉबी जरूर होनी चाहिए आपकी, जो पैशन कहलाए। तो मैं क्रिएटिव शुरू हम्म। से हूँ। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वेलफेयर के लिए काम करती हूँ, तो उसमें मेरा ये राइटिंग, रेसिटेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रमुखता में रही हैं। तो शायद यही रीजन रहा होगा कि मैं एक क्रिएटिव फैमिली से आती हूँ। मैंने उनसे भी बहुत सीखा है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत इंस्पायर करते करते रहे हैं
कि कुछ कुछ लिखो, तुम इतना अच्छा लिखती हो। तो शायद कहीं ना कहीं ये सब बिंदुओं ने मिलकर एक मुझे एनकरेजमेंट दिया कि शायद मैं लिख सकती हूँ। तो मुझे लगता है तभी मैं लिख पाई। जी। अ, और मैम, जैसे कि हम लिखते हैं कोई भी किताब में कोई भी कविता लिखते हैं, तो हम किसी ना किसी को क्रिटिक्स जरूर बनाते हैं ताकि वो हमारे मतलब हमारे लेखन को देख सके और कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं वो बता सके। तो इस केस में आपके लिए वो क्रिटिक कौन था? जी, आपने देव बुक अगर पढ़ी है तो मैंने मेरे क्रिटिक हैं श्री संजय अग्रवाल, आरजू जी, जो कि मेरे हम्म। हस्बैंड के ऑफिस में सीनियर मैनेजर के डीजीएम हो गए हैं अभी। डीजीएम हम्म। सिविल इंजीनियर हैं, जो कि जिनसे कि मैंने बहुत ज्यादा प्रेरणा प्राप्त करी। एक मैं इसमें एक और व्यक्ति का नाम ऐड करना चाहूंगी, श्री विजय विजन, जो कि बेसिकली वो हिंदी ऑफिसर थे मेरे हस्बैंड के ही ऑफिस में, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट किया टू राइट समथिंग। वो हमेशा जब मिलते कहते थे, मैडम आप लिखते हो तो क्यों नहीं आगे बढ़ते हो। लेकिन इस किताब में मेरे क्रिटिक जो रहे हैं वो संजय अग्रवाल जी रहे हैं। उन्होंने मेरी उसको कविताओं को पढ़ा और उनको कोशिश करी कि वो मुझे उन्होंने बताने की कोशिश करी कि देखिए इसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेरी बहन, जो कि केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट में हेड मिस्ट्रेस हैं, उन्होंने मुझे उन्होंने मेरे क्रिटिक की तरह मेरी पूरी कविताओं को पढ़ा। तो मैं इसके लिए इन तीन व्यक्तियों का नाम जरूर सम्मान से लेना चाहूंगी कि मेरे इस पूरे जो सफर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। और मैम, ये ऐसा है कि जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो लिखने से पहले हमें थोड़ी बहुत रीडिंग भी करनी जरूरी होती है। हर एक राइटर कहीं ना कहीं रीडर जरूर होता है। तो आपके पर्सपेक्टिव अगर बात की जाए तो क्या कोई ऐसे मतलब लेखक हैं, कोई ऐसे ऑथर हैं जिनको आप पढ़ना पसंद करती हैं? मेरे को मुझे जैसे सिया राम शरण गुप्त जी, जो हमारे बहुत पहले कवि थे जब क्लास हम स्कूल में थे, जयशंकर प्रसाद जी, और नए जो कवि कवि हैं, उसमें मुझे अपने श्री विजय विजन जी, मैं इनकी कविताएं पढ़ती थी। तो मुझे लगता था कि मैं क्या लिख सकती हूँ ऐसा। तो मुझे बड़ा दूर दूर तक सपने में नहीं लगता था कि मैं कभी लिख पाऊंगी। लेकिन मैं इनकी इनकी कविताओं को पढ़ती रही, जैसे, और उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेती रही कि तुकबंदी कैसे की जाती है, राइमिंग कैसे की जाती है, अपने भाव कैसे, अपने एक्सप्रेशंस कैसे आप प्रस्तुत करें। तो सब बुक्स को मैं पढ़ती रही। अपने पुराने जो स्कूल में हम जो पुराने हमारे पोएट्स हैं, और सर अमिताभ सर के फादर की भी मैंने, हरिवंश राय बच्चन जी की मैंने बहुत कविताएं पढ़ी, और उनसे मैंने कविता लिखना सीखा। और फिर मैं शायद अपने शब्दों को कविता के रूप में उकेर पाई। आपकी कथन शैली से भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत सारे लिटरेचर पढ़ते होंगे। और मैंने भी जी आपके जी। बुक्स थोड़ी सी गो थ्रू की है। पूरा मुझे अभी मौका नहीं मिला है पढ़ने का, और मैं बेशक चाहूंगी कि मैं पूरा पढूं। मैम, जब आप पहली बार किसी किताब को लिखती हैं या कोई भी लेखक लिखते हैं और दुनिया के सामने उसको प्रकट करते हैं, रिव्यूज के लिए, व्यूज के लिए, जो भी चीजें हो, तो कहीं ना कहीं एक डर सा लगा रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं लोग हमारी किताब को कैसे लेंगे। तो क्या आपको भी ये क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं आते। ये मेरा बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि मैंने एक लिखी और समाज के आगे रखी। और मैंने इस पोइट्री के अलावा लेख आर्टिकल्स भी लिखे हैं,
वो सब मैंने लाइव जो महसूस किया उन पर लिखे हैं, कि मैं कहीं गई, मुझे किसी ने एकदम से अचंभित कर दिया, या किसी पर्सनैलिटी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, तो मैं उसी समय घर जाकर उसको लिखना शुरू कर देती हूँ। और मैं मुझे लगता है कि फिर मैं उसको मैगज़ीन में भेज देती हूँ। तो मैं इस बात के लिए मैं कहूँगी कि मैं बेबाक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा कि सोसाइटी या ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहेगा। मैंने कोशिश की है, मैंने पॉज़िटिविटी ढूँढी है इसमें कि ज़रूर मेरी ऑडियंस इसको पढ़कर खुश होंगे। और ये बिल्कुल। सही है, मेरे फ्रेंड्स ने जिसने भी मेरी किताब देखी है, पढ़ी है, उन्होंने बहुत मुझे एप्रिशिएट किया कि आपने लिखा है, वही एक काबिले तारीफ़ है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये कॉन्फिडेंस ला पाना भी एक उपलब्धि है। मतलब बहुत सारे मैंने ऑथर से बात की है, जो कि मेरा काम है, और ये पता चलता है कि वो काफी डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि वो पहली अपनी बुक पब्लिक करते हैं। और मतलब जब आप दुनिया के सामने अपनी किताब को, अपनी कीर्ति को रखते हो, तो सारी तरीके की चीजें आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि एक ऑथर के लिए अपने सारी भावनाओं से मुक्त होके उस चीज को मतलब समर्पित कर पाना ही एक बड़ी चीज है। थैंक यू, थैंक यू। जी। आ, मैम, अभी मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगी, जो कि आपने अपनी पहली किताब पब्लिश की और इसका प्रेरणा स्रोत आपने बताया। अगर अगर आगे की जर्नी की बात करें, आगे आप कोई भी किताब लिखना चाहोगे, तो क्या आपने सोचा है कि उसका प्रेरणा स्रोत कहाँ से आएगा, या आप सेम तरीके से जाओगे, इसी फ्लो में जाओगे? कुछ सोचा है आपने इसके बारे में? मैंने बिल्कुल मैंने अपना राइटिंग शुरू कर दी है, जिसका नाम मैंने तीसरा जहाँ रखा है। कि आप जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे सोसाइटी से ही मैं एक पर्सनालिटी को उठा लेती हूँ। तो हम्म। आते-जाते कहीं या कहीं शुरू से लेकर हम जान रहे हैं, मुझे ये लगता था कि ये न्यूटर जेंडर जो है, किस हाल में रहते होंगे, उनके फीलिंग्स क्या होंगी, बचपन उनका कैसे गुज़रता होगा, उनके इमोशंस कैसे रहेंगे होते होंगे। हम तो बहुत ज़्यादा अ, एप अपने पेरेंट्स के बीच में पले-बड़े हैं। उन्होंने हमें प्यार दिया है, उनको कौन प्यार देता होगा? उनके अंदर क्या विचार आते होंगे? तो ये इन सब प्रश्नों के उत्तर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, इंटरनेट से, गूगल से बहुत ढूँढे। फिर मैंने अपनी पहली कविता भी लिख दी, तीसरा जहाँ शुरू कर दी है। तो मेरी दूसरी जो कृति रहेगी, वो मेरी इन पर्सनैलिटीज़ के लिए रहेगी। और बहुत अच्छे से भी मैंने ये भी समझा है कि एक थर्ड जेंडर आज एजुकेशन में भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। एक मैं लॉयर फ्रेंड को जानती हूँ जो कि देखिए हमारे जैसे नहीं हैं, थर्ड जेंडर कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं, बट वो भी अपनी कठिनाइयों से कैसे आगे बढ़कर हमारे सोसाइटी में अपना कद को कैसे रख पा रहे हैं, उसकी कैसे पहचान बना पा रहे हैं। तो मेरा दूसरा जो क्रिएशन है, वो इन पर डेडिकेटेड है। मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल मतलब आपने बहुत एक अलग टॉपिक चुना है, वाइडली डिस्कस्ड है, पर फिर भी अ, कोई लिखना नहीं चाहता, कोई मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल भी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और आपने इसके बारे में रिसर्च किया। मैं ये बुक तो आपकी पढ़ूंगी ही, और नेक्स्ट बुक के लिए भी इंतजार करूंगी कि आप अच्छा लिखोगे। आप, ज़रूर, मुझे ज़रूर। तो यही आशा है। जी। थैंक यू। और कोशिश मेरी रहेगी जी कि मैम। मैं शायद कोई और मैसेज दे पाऊँ समाज को, इस अपनी सेकंड क्रिएशन के द्वारा भी। जी मैम। और हमारे ऑडियंस से ये निवेदन है कि जो भी ये देख रहे हैं ये सेशन, प्लीज जाएं, amazon चेक करें, या आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, आप वहां से इस बुक को पढ़ सकते हैं।
और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने जो भी भावनाएं हैं, जो भी आप सोचते हैं इस किताब के बारे में व्यक्त करें, और मैम तक पहुंचाएं, हम तक पहुंचाएं। कैसा लगा बस बता दें, आपको बुक पढ़ के कैसा लगा, ताकि फ्यूचर में भी हमारे काम आ सके। हम अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो उस पर भी जरूर काम करें। जरूर, बिल्कुल। और मैम आपका बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आप हमारे साथ आज जुड़े, ये बातचीत की। हालांकि काफी एक फेस्टिव माहौल चल रहा है आजकल, और डिफिकल्ट रहता है। आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है, और वीकेंड को किसी एक चीज के लिए डेडिकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, जो कि मैं भी काम करती हूँ तो मैं भी समझती हूँ ये चीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ अस टुडे। वी हैड अ रियली रियली ग्रेट सेशन मैम। Thank you, ma'am, and thank you all my audience who are here to watch this video record. And uh, uh, my message to them is that please do read my book and give your comments. Thank you so यस, much. क्योंकि ऑडियंस प्लीज डू सबसे रीड बड़ा दिस बुक। क्रिटिक होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि मैम ने कहा कि आप ही हमारे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, तो प्लीज इस किताब को पढ़िए और बताइए कि आपको कैसा लगा बुक पढ़ के। और हम फिर से आएंगे एक नए ऑथर इंटरेक्टिव सेशन के साथ। तब तक ध्यान रखिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, थैंक यू।